चलिए, लेसन 1 है 8 का, ये इसको ध्यान से समझिएगा, कब, कहाँ और कैसे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ेगा और लेसन ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग तारीखें के बारे में समझते हैं। देखिए, आखिर ये तारीख इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो तारीख महत्वपूर्ण होने का मेन मकसद है कि हमको अतीत के बारे में क्या मिलता है, जानकारी मिलता है कि नहीं। जो ब्रिटिश इतिहासकार था, उन्होंने भी इतिहासकार को कई खंडों में बांट करके अपने हिसाब से लिखा था। और भारत में, चाहे वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो, कौन था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बताइए क्या चीज़, वारेन हेसिंगटन। चाहे वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेसिंगटन हो, या फिर अंतिम वायसराय, बताइए कौन था अंतिम वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन। फिर चाहे वो लॉर्ड माउंटबेटन हो, ये सबके बारे में जो हमको जानकारी मिलेगा वो किसी ना किसी तरीके से क्या, किससे संबंधित रहेगा, तो तारीख से ही संबंधित रहेगा। बात समझ में आ रहा ना। इसके अतिरिक्त भारत में और भी कई सारा गवर्नर जनरल ने शासन किया। जैसे आपने सुना होगा, हेसिंगटन तो हो ही गया, उसके बाद आपने सुना होगा वेलेजली, आपने सुना होगा बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, उसके बाद हिटन, रिपेन, उसी प्रकार से हार्डिंग और इरविन। ये सब क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था। तो इस सब के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलता है, तो किसी ना किसी तरीके से वो किससे संबंधित है, तारीख से संबंधित है। आज तारीख किससे संबंधित है, तो अतीत से संबंधित है। बात समझ में आया। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब इसके बाद आपको ध्यान से समझना है कि तारीख का निर्धारण, तो 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के एक महान अर्थशास्त्री, और वो अर्थशास्त्री के साथ साथ दार्शनिक, राजनीतिक दार्शनिक भी थे, इन्होंने एक किताब लिखा। उस किताब का नाम क्या था, अच्छा उसका नाम लिखना भूल गए हम। उसका नाम था जॉर्ज मिल, जेम्स मिल, जेम्स मिल, नाम याद रहेगा ना। तो जेम्स मिल ने एक किताब लिखा 1817 में। उस किताब का नाम क्या था, तो अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इस किताब में उन्होंने कहा कि भारत के जो जितने भी लोग हैं, या भारतीय सभ्यता या पश्चिमी सभ्यता में जितना समाज है, वो सब का सब बतवंगर सब है। किसी को जीने का कोई आइडिया ही नहीं कि किस प्रकार से जिया जाए। ऐसा बोलने वाला है हमारे जेम्स मिल, ये स्कॉटलैंड के थे। इन्होंने जो अपना पुस्तक था उसको 3 भाग में बांटा था। एक आपका हिंदू, एक आपका मुसलमान, और एक आपका ब्रिटिश। इन्होंने अपना पुस्तक को ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 खंड में बांटा था। जैसे पहला को रखा उसने नाम हिंदू, दूसरा का मुसलमान और तीसरा का ब्रिटिश। और इस किताब में वो कहता है कि पूर्वी समाज में या पश्चिमी एशिया में जितना भी देश है, चाहे उसमें भारत भी आ रहा हो, वो सब का सब को जीने का तौर तरीका बिल्कुल भी पता नहीं है। उसको किस प्रकार से जीवन का निर्वाह किया जाता है ये कुछ पता ही नहीं है। सबका सब क्या है, बेढंगा सब है। और उन लोग को सुधारने के लिए ब्रिटिश सत्ता को वहाँ पे जाना बहुत क्या है, ज़रूरी है। अगर संभव हो तो ब्रिटिश लोग पूरा का पूरा भारत पे ही कब्जा कर ले, ताकि वो वहाँ के लोगों को क्या कर सके, सुधार सके। ये बोलता है कि वहाँ का लोग केवल और केवल जातिवाद, धार्मिक मतभेद, ये सबको बढ़ाता है। बात समझ में आया। तो दिक्कत है यहाँ तक में, किसी को समझ में आया, हो जाएगा। किस प्रकार से लिखना है उसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आप इसमें लिखिएगा 1817 में स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने अपना एक पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इतिहास के बारे में बताया है, जिसको उन्होंने 3 खंड में बांटा था, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। हो जाए यहाँ तक में। इस पुस्तक में उन्होंने कहा कि जितना भी एशिया में देश है,
किसी को भी जीने का कोई तरीका पता नहीं है, किस प्रकार से सभ्य समाज होता है वो लोग को कुछ पता है ही नहीं। वो लोगों में जातिवाद, धार्मिक मतभेद बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसलिए उन लोगों को सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार को पूरा का पूरा एशिया पे क्या कर लेना चाहिए, कब्जा कर लेना चाहिए। ऐसा बोलने वाले कौन है, तो जेम्स मिल। बात समझ में आया? दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? चलिए लिखिए। और अब लेसन ख़त्म होने में समय लगेगा। ये पहला लेसन तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 2, 3, 4, 10 लेसन है इसमें, तो वो 10 लेसन को ख़त्म होने में समय लगेगा। जैसे 6 में आपका तुरंत एक के दिन में ख़त्म हो जाता था, लेकिन इस सब में अब समय लगेगा। हो सकता है एक चैप्टर ख़त्म होने में 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, क्योंकि अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है ना। अब 9, 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता है, इंडियन हिस्ट्री से ही आता है। फिर डायरेक्ट आप लोग छलांग मारिएगा 12th का आप लोग पढ़ ही चुके हैं, तो डायरेक्ट अब आप लोग स्टैंडर्ड बुक में छलांग मारिएगा, तो फायदा है आप लोग को। चलिए लिखिए, तारीखें में लिखिए। तारीखें से हमें अतीत का ज्ञात होता है। तारीख से हम विभिन्न जानकारियों को ज्ञात कर सकते हैं। तारीख से हम विभिन्न जानकारी को ज्ञात कर सकते हैं। फिर चाहे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेसिंगटन, फिर चाहे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेसिंगटन हो, या अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हो, या अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हो, या अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हो गया। इसके अतिरिक्त भारत के अन्य गवर्नर जनरल, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लीजिए, इरविन तक इत्यादि का जानकारी मिलता है। लिखिए फटाफट, इत्यादि का जानकारी मिलता है। अगला लिखिए, तिथि या फिर तारीख का निर्धारण। इसमें लिखिए 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखेगा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इतिहास को बताया। इसे उन्होंने 3 खंडों में बांटा था। इसे उन्होंने 3 खंडों में बांटा था। हिंदू, मुसलमान एवं ब्रिटिश।
हो गया। उन्होंने उन्होंने कहा कि एशियाई समाज उन्होंने कहा कि एशियाई समाज एशियाई समाज के लोग, एशियाई समाज में, ऐसे लिखिए, एशियाई समाज में लिखिए, एशियाई समाज के लोग जातिवाद एवं धार्मिक मतभेद में उलझे रहते हैं। जातिवाद एवं धार्मिक, एशियाई समाज के लोग जातिवाद एवं धार्मिक मतभेद में उलझे रहते हैं, इनके लिए ब्रिटिश सत्ता ही उपयोगी है। इनके लिए ब्रिटिश सत्ता ही उपयोगी है। ब्रिटिश सत्ता ही उपयोगी है क्योंकि इनके लिए ब्रिटिश सत्ता ही उपयोगी है क्योंकि वो ही इस समाज को सुधार सकते हैं। समझिए, सर्वेक्षण और जनगणना। तो एक बार मद्रास के एक गवर्नर थे, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो इस रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को कहा कि आप हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करिए, और इस आधार पर रेनेल ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार किया, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों का सर्वेक्षण करवाया। सर्वेक्षण मतलब कि कहाँ पे कौन सा जलवायु है, कौन सा मिट्टी है, कहाँ पे क्या स्थिति है, फसल किस प्रकार से होता है, फसल का उत्पादन किस प्रकार से होता है, ये सब का भूमि का उसने सर्वेक्षण करवाया। ठीक है। और इसके बाद भारत में पहला जनगणना भी अंग्रेज़ों ने करवाया। वो करवाया था 1872 में। पहला जनगणना कब हुआ था? 1872 में। लेकिन जो वास्तविक जनगणना माना जाता है वो आपका कब माना जाता है? तो 1881। जो वास्तविक जनगणना माना जाता है वो 1881 में माना जाता है। और स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1951। स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना हुआ था 1951। फिर 10-10 साल जोड़ दीजिए, आपका जुटते जाएगा, क्योंकि हर एक 10 साल में जनगणना होता है। बात समझे? 2021 में जनगणना होना था, लेकिन 2021 में जनगणना हो नहीं पाया, जिसके पीछे का मुख्य कारण क्या था? कोविड। इसलिए जनगणना हो नहीं पाया। 22 में भी नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना ही था। 23 में जाकर के कोरोना पूरी तरीके से अभी ख़त्म हुआ है। तो 23 में तो जनगणना होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जनगणना का स्ट्रक्चर तैयार करने में उसको 1 साल लगेगा, और 1 साल होते होते फिर चुनाव आ जाएगा 2024 का, लोकसभा का चुनाव। तो सरकार बिजी हो जाएगा चुनाव करवाने में, प्रशासन बिजी हो जाएगा चुनाव करवाने में। चुनाव छोटा बात नहीं है, लोकसभा का चुनाव देश का मुखिया चुना रहा है, तो सारा का सारा बिजी हो जाएगा किस में? चुनाव में। तो इस समय भी जनगणना नहीं होगा। तो जनगणना कब होगा? तो लगभग 2025 से 26 में जनगणना होगा। उसके बाद लगभग 2027 या 28 में बुक जितना होगा सब रिन्यू हो जाएगा। रिन्यू करने का मतलब है कि जितना अभी तक में बुक चल रहा है, जिसमें डेटा होगा जनगणना से रिलेटेड,
सब खत्म, सब रटा रटाया ज्ञान खत्म, क्योंकि सब का सब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस साल में जो बच्चा है उसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा पीछे का जनगणना को लेकर के और आगे का जनगणना को लेकर के, बात बुझे। तो सर्वेक्षण या जनगणना में आपको क्या बोलना है, तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का कार्य सौंपा, जिसके बाद रेनेल ने हिंदुस्तान का नक्शा बनाया। यहाँ तक में हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का कार्य सौंपा, जिसके बाद रेनेल ने हिंदुस्तान का क्या बनाया, नक्शा बनाया। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत। फिर इसमें लिखिएगा अंग्रेज़ों को लगता था कि अगर उसको अच्छे तरीके से राज करना है तो उसको भूमि का क्या करवाना पड़ेगा, सर्वेक्षण करवाना पड़ेगा। इसलिए उसने भूमि का सर्वेक्षण करवाया कि कहाँ पे कौन सा जलवायु है, कहाँ पे फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, ताकि वो राजस्व कर वसूल सके। वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा आगे। और बाद में उसने भारत में क्या करवाया, जनगणना भी करवाया। पहला जनगणना 1872 में हुआ था, किंतु जो वास्तविक रूप से जनगणना हुआ था वो आपका 1881 में हुआ था। और स्वतंत्र भारत में जो जनगणना हुआ था पहली बार वो 1951 में हुआ था। और जनगणना कितना वर्ष के लिए होता है, तो 10 वर्ष के लिए। 10 वर्ष के बाद फिर से जनगणना हो जाता है। बात समझ में आया। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, चलिए लिखिए। रॉबर्ट क्लाइन ने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए कहा। रॉबर्ट क्लाइन ने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने को कहा ताकि वो अच्छे से लिखिए ताकि वो अच्छे से शासन कर सके, ताकि वो अच्छे से शासन कर सके, ताकि वो अच्छे से शासन कर सके। इसी उद्देश्य से अंग्रेजों द्वारा भारत के भूमि का सर्वेक्षण करवाया गया। इसी उद्देश्य से अंग्रेजों द्वारा भारत के भूमि का सर्वेक्षण करवाया गया, जिससे यह ज्ञात हो सके कि कहाँ पर भूमि की स्थिति अच्छी है, फसल का उत्पादन ज़्यादा है, कोमा देके, भूमि की स्थिति अच्छी है, फसल का उत्पादन ज़्यादा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, इत्यादि। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों द्वारा भारत में पहली बार जनगणना करवाया गया। किंतु वास्तविक जनगणना 1881 को माना जाता है। 1881 को माना जाता है। और स्वतंत्र भारत में किंतु वास्तविक जनगणना 1881 में हुआ और स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना 1951 में हुआ था। स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना 1951 में हुआ था। स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना 1951 में हुआ था।
स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना 1951 में हुआ था। एक टॉपिक आप लोग सीख लीजिए, देखिए अभिलेखागार। तो ये अभिलेखागार क्या होता था? तो जो भी अंग्रेजों द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाता था उसको संभाल करके रखा जाता था। तो जहाँ पे संभाल करके रखा जाता था उसको हम लोग रिकॉर्ड रूम या फिर अभिलेखागार कहते थे। ठीक है, इसके लिए कई सारा संग्रहालय भी बनाया गया था ताकि जो कागज़ पत्तर पुराना कागज़ रहे उसको क्या कर सके, हम लोग रख सके। इसको कौन लिखता था? तो इसको लिखने वाला को कहा जाता था खुशनवीसी। खुशनवीसी कहा जाता था या सुलेखनवसी कहा जाता था। बात समझ में आया? आज भी आप अपना स्कूल जाइएगा तो स्कूल में आपको एक अभिलेखागार मिलेगा जहाँ पे बड़ा पोथा में रखा रहता है कागज़ पत्तर। स्कूल में आप लोग देखे होंगे। हटाइए स्कूल, सरकारी कार्यालय अगर आप जाइएगा, कोई भी सरकारी ऑफिस जाइएगा तो वहाँ पे आपको बड़ा सा एकदम पोथा दिखेगा, पूरा पेज, वो सब दस्तावेज दिखता है। तो उसको संभाल करके रखा जाता है अभिलेख के रूप में, दस्तावेज के रूप में, ताकि फ्यूचर में काम उसका पड़ सके। कभी पुलिस स्टेशन गए हैं? नहीं, जा करके देखिएगा, वहाँ पे एकदम थोक रखा रहता है वहाँ पे। कोई भी कार्यालय, तो वीडियो कार्यालय तो सबको गया होगा जातीय अवस्था बनाने के लिए, तो वहाँ भी तो देखे होंगे। वहाँ भी नहीं तो स्कूल तो सबको गया होगा। स्कूल में भी जहाँ से आप डॉक्यूमेंट सब लेते हैं वहाँ पे आप देखे होंगे पूरा एकदम कागज़ पत्तर भरल रहता है, घुन खा लिया रहता है, फिर भी उसको रखा जाता है क्योंकि वो सरकारी कागज़। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अभिलेखागार में इसको रखा जाता है। बात समझ में आया? ये आपका लेसन 1 ख़त्म हो गया। अब लेसन 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए।